हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। आ जाइए एक बार जल्दी से अपने सेशन के अंदर, सेगमेंट के अंदर, और शुरू करते हैं बच्चे। आज हमारा मेथड्स इन बायोलॉजी जो हमारा सेगमेंट चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं बच्चे। चलिए भाई। यस रोशनी, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चे लास्ट हमने क्या किया था, लास्ट हमारे द्वारा जो चीज पढ़ी गई थी वो थी नॉर्दर्न ब्लोटिंग। एक मेथड था हमारा जिसको हमने शुरू ही किया था जस्ट पढ़ना, और उसको कंप्लीट करना पहले हमें। नॉर्दर्न ब्लोटिंग के नाम से जिसको हम जानते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जीन एक्सप्रेशन का पता लगाना, जीन अभिव्यक्ति का पता लगाना ट्रांसक्रिप्शन के स्तर पे। ट्रांसक्रिप्शन लेवल मतलब आरएनए के लेवल पे, यानी आरएनए को देख करके हमें ये पता लगाना कि कोई जीन कितना एक्टिव है, कितना अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है या अपना काम करने लायक है। नॉर्दर्न ब्लोटिंग पहला मेथड हमने पढ़ रहे थे, उसमें मैंने कहा था कि भी कोई जीन एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं, हम एमआरएनए के साइज वगैरह से पता लगाते हैं। स्टेप्स क्या क्या हैं उनको आज हमने जानना है बच्चे, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं स्टेप्स के विषय में, कैसे हम पता करेंगे। देखो, जीन एक्सप्रेशन पता करने के लिए जैसा मैंने बताया था आपको कि हमें क्या देखना है सर, जीन एक्सप्रेशन को देखने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य था हमें आरएनए को देखना है। तो इसका मतलब हमें एमआरएनए को निकालना है, उसको अलग करना है, उसको एनालाइज करना है। यानी पढ़ रहे हैं जीन एक्सप्रेशन, लेकिन एक्चुअल में काम हमारा है एमआरएनए के बारे में, उसके विषय में पता करने का। ओके सर, आइए देख लिया जाए बच्चे, देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप आपका होगा बच्चे कि कोई भी सेल या टिश्यू जो है ना, उससे उसके अंदर जितना भी आरएनए है उसको आइसोलेट करना है अपने को। आइसोलेट करने के तरीके सीख चुके हो आप लोग। पहला स्टेप है किसी भी सेल या कोई भी टिश्यू आपका है, कोशिका या फिर कोई उत्तक है, उससे टोटल टोटल आरएनए को टोटल आरएनए को आइसोलेट कर लीजिए बच्चे। आइसोलेट कर ले, सबसे पहला काम। आइसोलेट मतलब अलग करना। देखो, दो चीजें होती हैं हमारे साइंस के अंदर, एक आइसोलेट शब्द का यूज होता है और एक प्यारे बच्चे सेपरेशन शब्द यूज होता है। आइसोलेट का मतलब होता है किसी भी सैंपल, किसी सेल, किसी टिश्यू में से, जैसे मैं हमने आरएनए को आइसोलेट करना तो उसमें जितने भी आरएनए सबको निकाल लो। सेपरेशन का मतलब होता है आरएनए की भी अलग अलग टाइप होती हैं, तो अब आरएनए की अलग अलग टाइप कर दो, इसको सेपरेशन बोलते हैं। मतलब जितनी प्रकार के आरएनए थे उनको निकाल लिया तो आइसोलेशन। अब टाइप के हिसाब से आरएनए को भी डिफरेंट डिफरेंट कर दो तो बोलते हैं सेपरेशन। अक्सर बच्चे इन दोनों टर्म्स को सेम समझ लेते हैं, सेम नहीं है बच्चे, अलग अलग चीजें हैं सर। ओके सर, फिर उसके बाद में आरएनए को डीनेचरिंग एग्रा आपका अगारोज जेल पर रन किया जाता है। आरएनए को डीनेचर भी तो करना है, क्यों करना भी समझ में आएगा। दूसरा स्टेप लिख देता हूं पहले, आरएनए को डीनेचरिंग यानी विकृत करने वाली, डीनेचरिंग एगारोज जेल पर रन किया जाता है। अब जैसे ही एगारोज जेल का जिक्र आया होगा तो जिस बच्चे ने पढ़ा है, शुरुआत में हमने पहले शुरुआती कुछ लेक्चर में ये एगारोज जेल वाला मेथड इलेक्ट्रोफोरेसिस याद करो हमने पढ़ा था। तो उसमें जब जेल के ऊपर रन करते हैं तो क्या हमारा लॉजिक होता है, हमारा लॉजिक होता है कि साइज के हिसाब से आरएनए सभी अलग अलग हो जाएं। तो इस जेल पे रन करते हैं तो आरएनए आरएनए अपने साइज के अनुसार, आरएनए अपने साइज के अनुसार अलग 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 हो जाते हैं बच्चे।
ठीक है भाई। आरएनए जो है, आरएनए के जो मॉलिक्यूल हैं वो अपने साइज के अनुसार प्यारे बच्चे सभी के सभी अलग अलग हो जाएंगे सर। ओके सर, आरएनए मॉलिक्यूल अपने साइज के हिसाब से सभी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जेल से फिर जो आरएनए को हम नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन की मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं। जेल में सभी अलग अलग हो गए, तो अब जेल में से निकाल के जेल से आरएनए को नाइट्रो सेलुलोज या फिर दूसरा मैंने एक और ऑप्शन बताया नाइलॉन, नाइलॉन की मेम्ब्रेन यानी सरफेस पर ट्रांसफर कर लेंगे। मतलब साइज के हिसाब से जो अलग अलग हुए थे तो अब उनको अलग अलग हम लोग, एक मेम्ब्रेन है हमारे पास में जिसको आप लोग नाइट्रोसेलुलोज बोल सकते हो या नाइलॉन की मेम्ब्रेन भी हो सकती है, परत हो सकती है, बच्चे कहने की बात है सतह हो सकती है। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ लेबल्ड प्रोब होते हैं। मेम्ब्रेन जिसके ऊपर हमने रखा है ना, मेम्ब्रेन में लेबल्ड प्रोब के साथ इनक्यूबेट करेंगे। समझाता हूं क्या मतलब है इसका, इनक्यूबेट करेंगे। देखो भाई, प्रोब का मतलब तो होता है सैंपल, लेबल्ड का मतलब होता है जिस सैंपल के अंदर हमने पहचान के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज डाल रखी है। जैसे मान लीजिए, एक बात समझो कि भाई आप एक राजा हो, एक देश के, दूसरे देश का राजा है और आपको उसके साथ युद्ध करना है, तो आपको उसकी रणनीति को पहचानना होता है, तो आप कोई ना कोई अपना गुप्तचर उसी की सेना में शामिल कर देते हो, और वही गुप्तचर क्या करता है, उनका जो चल रहा है उसका जब भी आपको पहचानना हो ना, पता लगाना कि उसकी रणनीति क्या चल रही है, वो सेना कहाँ तक पहुंची है, उस सेना को पहचानना हो, तो तुम्हारा गुप्तचर जो वहां पे है वो तुम्हें इंफॉर्मेशन देता है। वैसे ही हमने जो आरएनए को अलग किया है, उस आरएनए को जो हमने अलग किया किसी सेल से, उस आरएनए की पहचान तभी कर पाएंगे जब कोई ना कोई उसके साथ हमारे वाला आरएनए का टुकड़ा भी जुड़ेगा। तो हमने क्या कर रखा, जो नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन के अंदर हमने अपना लेबल्ड, मतलब हमारी पहचान किया हुआ प्रोब, यानी हमने कुछ आरएनए के टुकड़े या सैंपल इस लेयर के अंदर हैं, और फिर इस लेयर के ऊपर जब हम जो हमने सेल से निकाला था उसको रखेंगे, तो ये उस आरएनए के साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जुड़ते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जुड़ेंगे मतलब जो तुमने गुप्तचर भेजा है, कोई ना कोई तो उसका दोस्त बनेगा ना, जो उसके जैसे नेचर का होगा। तो वैसे ही आरएनए हमारे सरफेस पे भी हैं जो आर्टिफिशियली हमने डाल रखे हैं, और एक हमने अलग किया था। तो हमारा जो प्रोब है, ये हमने जो सरफेस के अंदर आरएनए पहले से डाल रखा पहचान के लिए, और ऊपर से तुमने सेल से निकाल के जो डाला है जिसको तुम्हें एनालाइज करना है, तो वो और ये लेबल्ड प्रोब जो है, ये वाला आरएनए, दोनों क्या करेंगे बच्चे, एक दूसरे से बाइंड करेंगे, जुड़ते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो हमारा प्रोब व जो आरएनए तुमने अलग किया है एक दूसरे से बाइंड करेंगे, एक दूसरे से बाइंड करेंगे। यहाँ पे बाइंडिंग बेस के हिसाब से होती है, मतलब जो बेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो बेस एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो कुछ हमारे जो बाहर से हमने आर्टिफिशियली प्रोब यानी सैंपल डाला है वो, और जो आरएनए निकाले क्या करेंगे, बाइंड करेंगे बच्चे। ठीक है, और मैंने कहा था कि इसको लेबल्ड शब्द का मतलब पहचान के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ डाला हुआ है। क्या डालते हैं, नॉर्मली रेडियो एक्टिव वगैरह मटेरियल डालते हैं, है ना, जो आपके रेडियो धर्मी पदार्थ डालते हैं, तो ताकि रेडियो एक्टिव मटेरियल को देखा जा सकता है बाद में, है ना। तो लेबल्ड के साथ में बाइंड हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो हमारे कुछ आरएनए ऐसे भी होंगे जो बाइंड नहीं किए होंगे, जो बाइंड नहीं किए उनको वॉशिंग करके हटा देंगे। हमारे पास में जो सैंपल रहेगा उसमें वही रहेंगे जो बाइंड किया हुआ है। फिर बच्चे क्या करेंगे, हम ऑटो रेडियोग्राफी जिसमें एक्सरे का यूज किया जाता है, उससे हम उसको क्या करेंगे मेरे भाई, सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन जुड़ा है, कैसे कैसे जुड़ा है। तो फिर लास्ट स्टेप होता है
ऑटो रेडियोग्राफी। इस ऑटो रेडियोग्राफी से हम क्या करेंगे, एक्सरे की सहायता से जो आपके बाइंड किए हुए आरएनए है ना, बाइंड किए हुए आरएनए हैं, उनका एनालाइज करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, क्या साइज है, क्या कुछ चीज़ें हैं, है ना, उनके अंदर क्या सीक्वेंस है, उसका पता हमें लग जाएगा। समझ गए ना बात को। तो सीक्वेंस आप पता कर पाओगे बच्चे। अभी तक कंसेप्ट पढ़े हैं तो बार बार मैंने सीक्वेंस सीक्वेंस शब्द यूज किया है। क्लियर हो गया होगा कि सर किस प्रकार से हम लोग इस सीक्वेंसिंग के बारे में पता करते हैं। तो आरएनए के हम पता कर लेंगे, यही तो हमारा काम था, यही तो हमारा काम था बच्चे, कि भाई आरएनए का पता करना, क्योंकि आरएनए जितना ज़्यादा एक्टिव होगा, उसकी संरचना जैसी होगी, इसका मतलब जीन भी तो उतना ही एक्टिव होगा, है ना। तो आरएनए लेवल पे हम लोग ऐसे पता करते हैं। ये था पहला मेथड बच्चे, जिसको आपने क्या नाम दिया था, नॉर्दर्न ब्लोटिंग। क्या नाम दिया था, नॉर्दर्न ब्लोटिंग के नाम से आपने इसको जाना था। अब छोटे छोटे एक दो मेथड और होते हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। एटलीस्ट नाम तो आपको पता होने चाहिए, और पढ़ा पहले ही चुके हैं उनके बारे में, लेकिन जो नई जानकारी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगला मेथड होता RT-PCR। नॉर्दर्न ब्लोटिंग के बाद में अगला मेथड है बच्चे RT-PCR। और ध्यान रखें, कोई भी बच्चा, जिस बच्चे ने इस यूनिट का पहला लेक्चर नहीं देखा है, बीच में लाइव क्लास ना देखें, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एडवांस चीज़ें हैं, सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और आप समझ सकते हैं बच्चे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूँगा अगर आप सीक्वेंस में करेंगे तो, लेकिन पिछले लेक्चर के बिना अगला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ये जो आपका यूनिट चल रही है मेथड्स इन बायोलॉजी, सीक्वेंस में करेंगे तो ही चीज़ें समझ में आती चलेंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। तो बीच में कोई बच्चा एंट्री ना करे, खासकर किसी भी यूनिट में ना करे बीच में। तो कई बार बच्चे बोलते हैं सर हम पिछले लेक्चर भी कर लेते हैं, साथ साथ में लाइव भी कर लेते हैं, तो बीच का जो गैप है, जो बेसिक बीच में गया, वो कहाँ से करोगे, समझ में ही नहीं आएगा। तो कोई भी यूनिट शुरू करो, लाइव से कोई मतलब नहीं, पहले लेक्चर से शुरू करो उसको, ठीक है। ओके सर। चलिए, RT-PCR, ये मेथड में क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फुल फॉर्म क्या होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है बच्चे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फुल फॉर्म होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर ही बच्चे आरएनए को डिटेक्ट किया जाता है और उसका एनालाइज करते हैं। यानी एक प्रकार से देखो, ये RT-PCR है ना, ये आपका, अगर मैं क्लियरली बताऊं, तो जो अभी आपने एक मेथड पढ़ा है ना, नॉर्दर्न ब्लोटिंग, उसी का मॉडर्न फॉर्म है, उसी का मॉडर्न फॉर्म है, ये मॉडर्न मेथड, उसी का आधुनिक रूप है, उसका एडवांस वर्जन है ये जो पीछे आपने पढ़ा। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी आरएनए को ही डिटेक्ट किया जाता है और फिर एनालाइज किया जाता है कि आरएनए का क्या कुछ प्रोग्राम है, कितना एक्टिव है कितना नहीं, उसी से हमें जीन समझ में आ जाता है बच्चे। ठीक है, इसमें दो स्टेप्स होते हैं। RT-PCR जो होता है मेथड बच्चे, इसमें दो स्टेप्स होते हैं। टू स्टेप्स होते हैं जो कि इसके नाम में ही लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ था ना बच्चे, तो एक तो वही स्टेप है इसके अंदर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरा क्या था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR लिखा हुआ था ना मेरे भाई,
तो पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और पीसीआर में हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं हमारे पास में जो भी चीज़ हो, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं पीसीआर एम्पलीफिकेशन। पीसीआर मेथड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करती थी, छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो हमारे पास में है उन छोटे छोटे फ्रेगमेंट की संख्या को ही तो बढ़ाती थी, मात्रा को ही बढ़ाती थी, कई सारी कॉपियां बनाती थी, वही तो था पीसीआर मेथड। तो दो चीजें होती हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और एक पीसीआर एम्पलीफिकेशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है सर, जो आरएनए है उससे सी डीएनए बनाना, याद है ना, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना, यही तो होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए से हम क्या करते हैं, इसमें सी डीएनए बनाते हैं पहले बच्चे, उसके बाद में फिर जो सी डीएनए आपके पास में बना है, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है, उसका हम क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं, उसकी मात्रा को इतना बढ़ा देते हैं कि हम उसका एनालाइज कर सके। बहुत कम मात्रा का एनालाइज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो जो सीडीएनए बना है उसकी मात्रा को बढ़ा दिया हमने, अच्छी खासी मात्रा कर ली, अब डिटेक्ट कर पाएंगे बच्चे, है ना। अब क्या करेंगे, उसको एगारोथ जेल से इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। अब फिर से जो सीडीएनए बने हैं ना, इनको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल से रन करेंगे, वह फिर उसको अलग अलग हो जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस में सीडीएनए, तो फिर जानकारी प्राप्त करेंगे उसकी, भाई कितना साइज है, कितना एक्टिव है, क्योंकि वो ये जितना एक्टिव होगा मतलब उतना ही आरएनए एक्टिव था, उतना ही जीन एक्टिव था। हमें तो जीन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ओके सर। फिर एक बच्चे मेथड है अपना तीसरा, जिसमें हम पता कर सकते हैं किसको, जीन एक्सप्रेशन को, वो है आरएनए सीक्वेंसिंग। और उम्मीद करता हूँ आरएनए सीक्वेंसिंग आप लोग पढ़ चुके हो, है ना, एक दो दिन पहले ही शायद आपने पढ़ा था। तो आरएनए का क्रम पता करने का जो मेथड होता है, आरएनए की सीक्वेंसिंग से भी पता कर सकते हैं कि आरएनए कितना ज़्यादा स्टेबल है, और आरएनए स्टेबल होगा तो फिर हमारा जीन भी मतलब काम कर रहा है। ठीक है भाई, ओके सर। फिर बच्चे ये तो मेथड थे आरएनए लेवल पे। जीन एक्सप्रेशन यानी जीन अभिव्यक्ति को पता करने का ये जो मैंने अभी आपको मेथड बताया है बच्चे, ये मेथड था आपका कहाँ पे, आरएनए लेवल पे। अब हम करते हैं प्रोटीन के लेवल पे, हम लोग कैसे पता करेंगे कि भाई आपका जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं, मतलब अपना काम कर रहा है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं। तो अब बात करते हैं प्रोटीन लेवल की। चलिए, तो जीन एक्सप्रेशन का पता करना बच्चे प्रोटीन लेवल पे। प्रोटीन लेवल पे लिए जो मेथड होता है, जैसे आरएनए लेवल पे पता करने के लिए मेथड होता था नॉर्दर्न ब्लोटिंग, वैसे ही यहाँ पे होता है वेस्टर्न ब्लोटिंग। यहाँ पे मेथड होता है बच्चे हमारे पास वेस्टर्न ब्लोटिंग। वेस्टर्न ब्लोटिंग, ठीक है, वेस्टर्न ब्लोटिंग मेथड है बच्चे। अब इससे जांच करते हैं, इसमें हम स्पेसिफिक प्रोटीन की पहचान, उसका साइज और उसकी मात्रा जानने का प्रयत्न करते हैं। वेस्टर्न ब्लोटिंग में क्या करते हैं हम लोग, इसमें किसी स्पेसिफिक प्रोटीन की मात्रा का साइज यानी उसके बारे में जानकारी लेते हैं।
इस मेथड में प्रोटीन के बारे में, उसकी साइज, उसकी मात्रा आदि, ठीक है, के बारे में पता करते हैं। ठीक है, मानसी कह रहे हैं सर क्या एग्जाम की डेट चेंज होगी? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है, पॉसिबिलिटी कम ही है, मान के चलिए, अभी कुछ नहीं कह सकते इसमें, है ना। हर बार का यही होता है कि एग्जाम आपका कोई आता है तो उससे जैसे ही फॉर्म आते हैं तो 1-1.5 महीने में एग्जाम होता है। तो ये तो हर बार है कि हर बार बच्चे सोचते हैं कि सर लेट हो जाए, हर बार सोचते हैं बच्चे, है ना। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं बच्चे किसी चीज़ का। प्रिपरेशन तो आपको एग्ज़ाम से 1 साल पहले ही करके रखनी पड़ेगी हमेशा, क्योंकि हर बार यही सीन रहता है और मुश्किल है, मुझे नहीं लगता चेंज होगी। हालांकि अभी तक हम देखें तो बहुत बार परिवर्तन हुए हैं, मैक्सिमम टाइम पे हुए हैं, लेकिन अभी वैकेंसियां जो आपकी भरनी है सरकार को, सरकार बहुत जल्दबाजी में है, तो शायद ना भी हो, है ना। अपनी तरफ से आप प्रयत्न करते रहें बस, जितना ज़्यादा कर सकें। चलिए भाई, तो वेस्टर्न ब्लोटिंग और नॉर्दर्न में अंतर समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है, जो मेन बात है जो आपको याद रखनी है, यह यह एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर आधारित होती है। ठीक है भाई, तो ये क्या है मेरे भाई, ये एंटीजन भी प्रोटीन होते हैं, एंटीबॉडी भी प्रोटीन होते हैं, और कोई ना कोई एंटीजन अपने किसी न किसी एंटीबॉडी के प्रति आकर्षित होता है, क्लोट करता है उससे मिलके, जहां भी उसको मौका मिल जाए कि भाई तुम्हारे वाला एंटीबॉडी आ गया, क्लोट कर जाते हैं वो। जहां पे आरएनए बाइंड करते थे ना एक दूसरे के साथ में, कि भाई आरएनए को अपना कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए दिख गया, बाइंड कर जाएंगे, जुड़ जाते हैं, क्लोट बना लेते थे, ब्लोट बना लेते थे, ऐसा बोल दो। यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी, वहां पे आरएनए के ही कॉम्प्लीमेंट्री टुकड़े थे, यहाँ पर आपके एंटीजन एंटीबॉडी की क्लोटिंग होती है ना। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रोटीन को हम साइज के अनुसार अलग करते हैं इस मेथड में। इस मेथड में सबसे पहले प्रोटीन को साइज के अनुसार, प्रोटीन को मेरे भाई साइज के अनुसार अलग करते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन आपको मिला है उसको साइज के अनुसार सबसे पहले तो बच्चे अलग करते हैं। अलग करने के लिए मेथड आप पढ़ चुके हो बच्चे, जस्ट सेकेंड बच्चे। चलिए भाई, यस, क्या लिखा था आपने लास्ट? सबसे पहले प्रोटीन को साइज के अनुसार अलग करते हैं, हाँ। तो पहला हमने क्या किया भाई, जो प्रोटीन हमारे पास में, क्योंकि हमें एनालाइज तो उन्हीं का करना है, उनका एनालाइज करके ही तो पता लगेगा कि हमारा जीन कितना एक्टिव है कितना नहीं। एक्चुअल कंसेप्ट तो हम वही पढ़ रहे हैं। अब क्या करेंगे, इनको एक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर किया जाता, प्रोटीनों को अलग कर लिए एक बार, फिर इनको, इन प्रोटीनों को, इन प्रोटीनों को
मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन प्रोटीनों को हम एक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। एक सतह होगी बच्चे, एक झिल्ली होगी जिसके ऊपर हमारे द्वारा इनको ट्रांसफर करेंगे। क्यों करेंगे, देखो जैसे आरएनए को भी किया था, तो कहीं ना कहीं हम आरएनए जो था ना उसको क्लोट करवाना चाह रहे थे। यहां भी पर्पस तो वैसा ही है, हम प्रोटीन को क्लोट करवाएंगे। तो मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दिया। अब जो आपके एंटीबॉडी है ना, देखो आपने प्रोटीन को डाला तो उसी के प्रोटीन के हिसाब से जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन के ऊपर आप आपके एंटीबॉडी है। प्रोटीन जो आपने डाला मान लो वो एंटीजन है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी से प्रोटीन है और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो तो बाइंड कर जाते हैं। तो आपने जो प्रोटीन डाला उसको एंटीजन मान लो, और जो जिस मेम्ब्रेन के ऊपर डाला ना वो मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, वहां पे एंटीबॉडी है। तो जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है ना वो टारगेट प्रोटीन से बाइंड कर जाएंगे। स्पेसिफिक एंटीबॉडी टारगेट प्रोटीन से बाइंड कर जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, अब बाइंड किया तो हमें पता है कि भाई हमने तो यहां पर ये वाला एंटीबॉडी डाला था और ये एंटीबॉडी हमेशा फलाने फलाने प्रोटीन से ही बाइंड करता है। इसका मतलब पता लगा कि भाई ये वाला प्रोटीन था ये, है ना। तो प्रोटीन की जानकारी मिली ना हमें, बाइंड कर दिया मेरे भाई। तो एंटीबॉडी का, अब जो एंटीबॉडी ने बाइंड किया तो उसके बाद हमें सिग्नल प्राप्त होगा और प्रोटीन की पहचान हो जाएगी कि भी कौन सा एंटीबॉडी बाइंड किया। हमें पता होता है कि ये वाला एंटीबॉडी जो है वो उसी प्रोटीन से बाइंड करता है। तो प्रोटीन की पहचान हुई कि नहीं हुई, तो ऐसे प्रोटीन की पहचान हुई। और फिर जौन सा प्रोटीन होगा तो हमारे पास में बहुत सारा डाटा अवेलेबल है कि फलाने प्रोटीन में ये अमीनो एसिड होते हैं, ये काम करता है, इतना एक्टिव होता है, वो पहले डाटा हमारे पास होता है। तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये प्रोटीन एक्टिव है। ठीक है, ओके सर। तो ये मेथड होता है बच्चे एक वेस्टर्न ब्लोटिंग, ये प्रोटीन लेवल पे पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, दूसरा मेथड होता है बच्चे एक एलिसा, इसको भी हल्का सा याद रखो। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, तो इसके बारे में बस इतना ही ध्यान रखना, ये भी मेथड ऐसा ही होता है। क्या इसमें भी हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन पे काम करता है, ये भी एंटीजन व एंटीबॉडी रिएक्शन में बेस होता है, ये भी सेम टू सेम इसी पे बेस होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन पे। दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें भी हम ऐसे डिटेक्शन करते हैं। फिर बच्चे का मास स्पेक्ट्रोमेट्री या प्रोटियोमिक्स भी बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तीसरा मेथड का जो नाम आपको याद रखना है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री या प्रोटियोमिक्स भी एक शब्द यूज किया जाता है बच्चे। प्रोटियोमिक्स भी एक शब्द है जिसका हमारे द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या चीज है सर, ये समझते हैं इसके अंदर बच्चे। प्रोटियोमिक्स मतलब वो क्षेत्र होता है जिसमें पूरे सेल या टिश्यू में मौजूद सभी प्रोटीन का अध्ययन किया जाता है। मतलब प्रोटियोमिक्स आप ऐसा बोल दो, वो हमारी स्टडी होती है, वो हमारा ज्ञान का साधन होता है। प्रोटियोमिक्स का मतलब होता है किसी सेल या टिश्यू के अंदर जितना प्रोटीन है उस पूरे प्रोटीन का अध्ययन जिसमें किया जाता है, वो प्रोटियोमिक्स हमारा टॉपिक होता है। ठीक है,
तो इसमें क्या करते हैं, प्रोटीन को सबसे पहले तो छोटे छोटे पेप्टाइड यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं, प्रोटीन प्रोटीन को प्रोटीन को मेरे भाई छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन को मेरे भाई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। समझ में आ गई बात आप सभी को? छोटे छोटे टुकड़ों में हम प्रोटीन को तोड़ेंगे पहली बात, और जो टुकड़े बनेंगे उनको बोलते हैं पेप्टाइड, है ना, पेप्टाइड में तोड़ते हैं। छोटे छोटे पेप्टाइड में हमने प्रोटीन को तोड़ दिया बच्चे। इसके बाद में अब क्या करेंगे, पेप्टाइड को आयोनाइज करेंगे मतलब उस पे आयंस, मतलब उस पे चार्ज क्रिएट करेंगे। पेप्टाइड आयोनाइज्ड होंगे यानी आयंस बन जाएंगे, चार्ज पार्टिकल बन जाएंगे। ठीक है, तो पेप्टाइड जो हैं वो आयोनाइज कर दिए गए। अब आयन जो है ना, उनका चार्ज टू मास रेशियो ज्ञात करेंगे। अभी जो पेप्टाइड आयन है, इन आयन का चार्ज टू मास रेशियो ज्ञात करेंगे। अब कहोगे सर ये क्या चीज है, ये केमिस्ट्री में छोटी क्लास में पढ़ा होगा। देखो बच्चे, अगर हमारे पास में कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई पार्टिकल है, आपको उसका मास का नहीं पता हो, आपको उसके चार्ज का भी नहीं पता हो, अगर आपको उसका ना द्रव्यमान पता है ना मास पता है, लेकिन उनका रेशियो पता कर सकते हो, कहोगे सर ये कैसे हो सकता है? देखो, हमारे पास में कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से कुछ हमारे पास विधियां होती हैं। हम उस पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमें अनुपात पता लग जाता है कि भाई इतना मास के हिसाब से इतना चार्ज होना चाहिए, इतना मास के हिसाब से इतना चार्ज होना चाहिए। एक रेशियो तो आ जाती है हमारे पास, है ना। तो वो रेशियो हम निकाल सकते हैं। अब रेशियो पहले पता लग जाती है तो हमें बहुत सारी बातें पता लग जाती है, चाहे हमें डायरेक्टली चार्ज और मास ना पता लगे, लेकिन हमें रेशियो पता लगने से बहुत जानकारी मिल जाती है। तो कोई भी आयन है ना, उसको भी हम क्या करेंगे, जैसे प्रोटीन का पेप्टाइड आयन है, उसका हम चार्ज टू मास रेशियो ज्ञात करेंगे और फिर उसको हम उसको फिर चार्ज टू मास रेशियो ज्ञात कर लिया। फिर जो हमारे पास में पहले से ज्ञान भरा हुआ है हमारे किताबों में, प्रोटीन के बारे में, पेप्टाइड के बारे में, तो हम कंपेयर करेंगे कि भाई हमने जो चार्ज टू मास रेशियो निकाला है ना, ये तो यार देखो हमने जो पहले पढ़ाई करी थी उसमें से किससे मैच हो रही है ये बात। हमने देखा अरे ये तो इस प्रोटीन से मैच हो रही है बात, तो इस प्रोटीन का भी इतना ही होता है जितना हमने इसका निकाला। पहचान हो गई ना कि ये वाला प्रोटीन है, और उस प्रोटीन का पता है हमें क्या क्या काम करता है ना। तो चार्ज टू मास करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको प्रोटीन से कंपेयर करेंगे तो पता लग जाएगा। तो प्रोटीन से बच्चे इसको किया जाएगा सर कंपेयर। ठीक है, समझ में आ गई बात आप सभी को? ओके सर, ये हो गया सर हमारे पास में मेथड प्रोटीन लेवल पे पता करने का। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से आप प्रोटीन के लेवल पे भी पता कर सकते हो कि आप जो कार्य कर रहे हो वो कार्य कैसे होगा। यानी जीन एक्सप्रेशन आपने पढ़ा अभी, आरएनए लेवल पे मेथड्स देखे, कुछ प्रोटीन लेवल पे। चलिए अब चलते हैं अपनी अगली बात पे। अब अगली चीज हमें क्या पढ़नी है बच्चे? अगली बात पढ़नी हमें आइसोलेशन, सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स। दो तीन चीजें बोल दी मैंने आपको, दो तीन चीजें बोली हैं। सबसे पहली बात आइसोलेशन, सेपरेशन एंड एनालाइज। आइसोलेशन का मतलब किसी सेल के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं सबको बाहर निकाल लो। सेपरेशन मतलब अब कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग टाइप को अलग करो। और एनालाइज का मतलब फिर प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट की स्टडी करो, है ना। और ऐसे लिपिड के बारे में भी जानना है। समझ गए बच्चे बात को? तो वही चीज हमें देखनी है सर। आइए देख लेते हैं जरा।
तो टॉपिक का नाम लिख देता हूं मैं, आइसोलेशन सेपरेशन एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मॉलिक्यूल्स। आइसोलेशन निकालना, सेपरेशन अलग करना, एनालाइज का मतलब विश्लेषण करना, किसका, कार्बोहाइड्रेट का और लिपिड मॉलिक्यूल्स का, कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल, लिपिड के मॉलिक्यूल्स का, समझ गए। अच्छा, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट विधियां पढ़नी है, जैसे RFLP, RAPD, ठीक है। 3 मेथड बच्चे मैं आपको ये ब्रैकेट में लिख देता हूं, 3 मेथड मैंने बोला आपको, कौन कौन से मेथड जो इंपॉर्टेंट है इनके साथ में ही पढ़ने हैं आपको, वो है बच्चे RFLP और RAPD। RFLP 3 मेथड हैं, RFLP, और एक है बच्चे RAPD। अब जो पहला नाम आप सभी बच्चों ने लिखा है उसी नाम से जुड़ा हुआ नाम है तीसरा भी, AFLP, ठीक है, ALFP। ये साथ में आपको ये भी, ये 3 मेथड से टेक्निक है ना, इन्हीं इसी कंसेप्ट से रिलेटेड 3 टेक्निक्स हैं, ये भी साथ में पढ़नी है। ये हमारा है जो आप सभी के एग्जाम्स के अंदर मेथड्स इन बायोलॉजी से क्वेश्चन बनता है ना बच्चे, उसके लिए जो पहला पोर्शन सबसे नेसेसरी आपको सेलेक्ट करके पढ़ना होता है ना, वो यही है। ये पहला पोर्शन आपका जो मतलब 99% जो क्वेश्चन है वो इधर से बनता है, तो ये उसका लास्ट सब टॉपिक है। मैंने बताया था आपको जब हमने यूनिट शुरू करी थी, तो मैंने कहा था जो अभी आप पढ़ोगे इसमें बहुत सारे सब टॉपिक पढ़ोगे, लगभग 11 सब टॉपिक आपने पढ़े हैं पहले पार्ट में, इस यूनिट के पहले पार्ट में। 99% आपको सिलेक्टेड पोर्शन निकट भविष्य में जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ये करना है, ठीक है। आगे वाला तुम्हारी इच्छा है, तुम करो ना करो। फाउंडेशनली जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो फाउंडेशन वाले बच्चे फिर आगे भी करते रहे, जो सिर्फ टारगेट कर रहे हैं कि सर यही सिलेक्टेड पोर्शन से हमें करना है, वो बच्चे इसका ये वाला है यहाँ तक जो मैं पूरा समझाऊंगा इसको, शायद इसमें अभी कल भी टाइम लग सकता है इसके अंदर, अभी चलेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से आज ही हो जाएगा, ये कल भी लगेंगे 1-2 क्लासें, तो यहाँ तक कर लेंगे आप इसमें से पहले, बाकी आपकी इच्छा, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हमने कर लिया है और सबसे बड़ा हिस्सा यही था, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद में साथ साथ में आपकी एक यूनिट की स्टार्टिंग और होगी, क्योंकि हमें दोनों ही चीज़ें, फाउंडेशन भी आपको बनाना है और जो निकट भविष्य के एग्जाम्स है उसको भी टारगेट करना है, तो इसलिए जो पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें करना वो भी चलेगा। तो साथ में फिर जैसे ही ये वाला पूरा हो जाएगा तो साथ में फिर एक यूनिट हम इसके साथ और शुरू करेंगे, जिसको हम बोलेंगे अपनी जो सेल सिग्नलिंग वाली यूनिट है वो भी अपने साथ में शुरू हो जाएगी, ठीक है बच्चे। चलिए भाई, फाउंडेशनली तो देखो जो बच्चे फाउंडेशनली पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ते रहे, वो पढ़ते रहे, उनका तो 6-8 महीने चलेगा सिस्टम। जो बच्चे निकट भविष्य वाला एग्जाम है उसको टारगेट कर रहे हैं, तो वो मैं बताता चल रहा हूँ आप सभी को, वो आप सिलेक्टेड पोर्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें, और वो बच्चे ज़्यादा MCQ के ऊपर फोकस रखें, MCQ पे सबसे ज़्यादा फोकस रखें, लेकिन MCQ तब करें जब सारी क्लास आप एक बार देख लो, तब सारी क्लास देख लो, अपनी बुद्धि ना लगाएं कि क्या जरूरी क्या नहीं, जो बताया गया है उस पैटर्न पे पढ़ें बच्चे, और उस तरीके से पढ़ें, सिर्फ निपटाने के पर्पज से ना पढ़ें कि आज मैंने 20 लेक्चर निपटा दिया, आज मैंने 5 निपटा दिया, ये तो बेसिक था, ये तो डीप था, ये तो हार्ड था। छोड़ दो सारी बातें, जब तक ये बातें दिमाग में रहेंगी एग्जाम कोई नहीं निकलना, समझ गए बात को, क्योंकि इतनी छोटी चीज़ें नहीं, इतनी आसान चीज़ें नहीं है भाई कि तुम आओ और एकदम से हाँ बस तुमने ही वो कर दिया। बहुत मेहनतें लगती, बहुत मेहनत भाई, दिमाग 24 घंटे एंगेज रखना पड़ता है पढ़ाई की चीज़ों के प्रति, तब दिमाग रिकॉल कर पाता है। इसलिए सोचना कम है, पढ़ना ज़्यादा है सभी बच्चों को। आ जाओ अब इसको शुरू करते हैं हम लोग ठीक है। तो देखिए बच्चे, एक बात को ध्यान रखिएगा,
इसके अंदर मैंने पहली चर्चा हमारी होगी कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले मैं दो चीजें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, दो चीजों के बारे में तीनों बातें जाननी हमें। तो पहला जो चीज मैं शुरू कर रहा हूँ वो है आपका आइसोलेशन, सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में करते हैं चर्चा। तीन चीजें लिखी हुई हैं तो हम भी इनको सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। सबसे पहला है आइसोलेशन, है ना। सबसे पहली चीज क्या है, आइसोलेशन है, तो इसी के ऊपर फोकस करते हैं। आइसोलेशन, अलग करना। इसके लिए इंग्लिश में एक और टर्म कई बार यूज कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन, है ना। एक्सट्रैक्शन, तो आइसोलेशन बोल दीजिए, या बच्चे फिर अलग करना, या एक्सट्रैक्शन बोल दीजिए। ओके सर। क्या होगा सर इसमें, ये आइसोलेशन के लिए तीन मेन स्टेप होते हैं, थ्री मेन स्टेप्स होते हैं। आइसोलेशन की जो प्रोसेस है वो बच्चे आपकी थ्री थ्री मेन स्टेप्स में होती है। ठीक है भाई, तीन तीन मुख्य चरणों में होती है। अब कौन कौन से तीन मुख्य स्टेप्स होंगे देखिए जरा, बहुत सारी नई बातें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी बच्चे। सबसे पहला है सैंपल प्रिपरेशन या नमूना तैयार करना। स्टेप वन है बच्चे, जस्ट सेकंड बच्चे।
चलिए भाई, सो मैंने कहा सबसे पहला स्टेप होता है सैंपल प्रिपेयर करना, यानी सर नमूना तैयार करना। ठीक है, नमूना तैयार करना बच्चे, ये पहला स्टेप है। तो चलिए बच्चे करते हैं इसको। नेक्स्ट क्लास हमारी जो लगेगी अभी, उसमें हमारे द्वारा डिस्कस किया जाएगा। अभी यहाँ तक करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।